नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। आज के इस क्लास में हम क्लास 12th के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अध्याय 2 को शुरू से अंत तक पूरी थ्योरी को साथ पढ़ेंगे। इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान भाषा और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, ताकि बिहार बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो आप आत्मविश्वास के साथ वो उसका उत्तर लिख सके। इस वीडियो में हम केवल परिभाषाएं ही नहीं, बल्कि उनके अर्थ, विशेषताएं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को एक ध्यान से देखे और बीच बीच में नोट्स भी बनाते रहे। तो आइए समय को बिना गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। सबसे पहले इसके परिचय को देखते हैं। ये परिचय क्या कहता है? यह अध्याय आत्म और व्यक्तित्व की अवधारणाओं को समझने का प्रयास कराता है। यानी आत्म एवं व्यक्तित्व चैप्टर आत्म और व्यक्तित्व यानी सेल्फ और पर्सनालिटी की अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। यह अंतर उसके व्यक्तित्व के कारण होता है। मनोविज्ञान में यह समझना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का आत्मबोध और उसका व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, उसका अपना आत्मबोध, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आत्म की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। आत्म यानी सेल्फ व्यक्ति की वह मानसिक छवि है जो वह अपने बारे में रखता है। यानी आत्म वह अपने बारे में क्या रखता है मन में कि वो कैसा व्यक्ति है, वही व्यक्ति का मानसिक छवि है। ठीक है। यह व्यक्ति की अपनी पहचान, विश्वास, मूल्य और भावनाओं का सचमुच समुच्चय आत्म में दो पक्ष होते हैं। ठीक है। पहला है मैं यानी आई। मैं का मतलब होता है आत्म का वह पक्ष जो अनुभव कराता है, जानता है और क्रिया करता है। यानी मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, जानता हूँ, क्रिया करता हूँ अपने बारे में। ठीक है। सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से। दूसरा है मी यानी मुझे। आत्म का वह पक्ष है जिसे दूसरे जानते हैं। यानी मुझे दूसरा कैसे जानता है उसके बारे में बताता है, जो सामाजिक पहचान है। दूसरे के समाज के नजर में मैं कैसा व्यक्ति हूँ, इसी को मुझे बताता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पश्चिमी दृष्टिकोण। पश्चिमी मनोविज्ञान में आत्म को व्यक्तिगत, स्वतंत्र और अद्वितीय माना गया है। यानी पश्चिमी मनोविज्ञान में आत्म को व्यक्ति की स्वतंत्रता और अद्वितीय माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म अलग होता है और वह दूसरों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यानी पश्चिमी मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता अद्वितीय माना गया है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, वो अद्वितीय माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा अलग होता है। ठीक है। और वह दूसरों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उस पर कोई रोक नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भारतीय दृष्टिकोण से मनोविज्ञान क्या है। ठीक है। भारतीय दर्शन में आत्म को सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। यहाँ आत्म को परिवार, समाज और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ माना जाता है। पर भारतीय परंपराओं में आत्म 3 स्तरों पर कार्य करता है। भारतीय परंपरा में आत्मा 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला है व्यक्तिगत आत्म। ठीक है। दूसरा है सामाजिक आत्म। तीसरा है आध्यात्मिक आत्म।
व्यक्तिगत आत्मा वह है जो व्यक्ति की निजी पहचान, मेरे बारे में जो बताता है व्यक्तिगत आत्मा, वही व्यक्तिगत आत्मा कहलाता है। ठीक है, निजी पहचान। सामाजिक आत्म सोशल सेल्फ वह है जो परिवार और समाज से जुड़ी पहचान है, जो समाज में कैसे आप ही जाइए तो कहेगा वो फलनामा का बेटा जा रहा है, यानी समाज परिवार से जुड़ी रहती है। ठीक है, पहचान। आध्यात्मिक आत्म वह है ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव रहता है ना, उसको आध्यात्मिक आत्म कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आत्मा के प्रकार। आत्मा के प्रकार, पहला है व्यक्तिगत आत्म। व्यक्तिगत आत्म व्यक्ति की अपनी विशेषता, रुचियां, योग्यताएं और मूल्य हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। देखो, किसी को पढ़ने में शौक रहता है, किसी को खेलने में शौक रहता है, किसी को घूमने में शौक रहता है, नहीं सब व्यक्ति का ना अपना अलग अलग रुचि रहता है। ठीक है ना, उसकी अलग एकता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई कम तेज होता है, और मूल्य जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, ये सब एक दूसरे से अलग रहता है। ठीक है, इसे व्यक्तिगत आत्म कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सामाजिक आत्म। समाज में व्यक्ति की भूमिका और पहचान, जैसे बेटा, शिक्षक, नागरिक, ये सब सामाजिक में आता है। जैसे कि कोई टीचर रहेगा तो समाज में की नजर में वो टीचर है। ठीक है, तो सामाजिक पहचान है। ठीक है ना। सोशल आत्म, सोशल सेल्फ। ठीक है, आगे है आदर्श आत्म। क्या है? आदर्श आत्म वह है व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, उसकी आकांक्षाएं और लक्ष्य, यानी आदर्श हुआ किसी का आइडियल मान के उसी की जैसा बनना चाहता है, इसी को आदर्श आत्म कहते हैं। ठीक है, आगे है वास्तविक आत्म। व्यक्ति जैसा वास्तव में है, उसकी वास्तविक क्षमताएं और स्वभाव के बारे में बताता है। ठीक है ना। वास्तविक आत्म व्यक्ति के बारे में उसकी वास्तविकता को बतलाता है। ठीक है ना, वो कैसा है। ठीक है, नीचे देखते हैं, जब वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म के बीच अंतर बहुत अधिक होता है तो व्यक्ति में असंतोष और मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। जब वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म के बीच बहुत अधिक अंतर होता है ना, तो उसी कारण मनुष्य के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जिससे तनाव ना बढ़ता है। ठीक है, आत्मा के यहाँ प्रकार दिया गया है। आगे देखते हैं, ये सब तो पढ़ाई चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे है आत्मसम्मान। सॉरी, आगे है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वह मूल्यांकन है जो व्यक्ति अपने बारे में करता है, वह अपने आप को कितना योग्य, महत्वपूर्ण और सक्षम समझता है। यानी व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति को देखता है ना, अपने आत्मसम्मान का बहुत ख्याल रखता है। ठीक है ना, वही आत्मसम्मान है, अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, दूसरा है उच्चतम आत्मसम्मान के लक्षण। आत्मविश्वासी, सकारात्मक सोच, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध रखना क्या कहलाता है? उच्च आत्मसम्मान के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे है निम्न आत्मसम्मान के लक्षण क्या होते हैं। पूछेगा निम्न आत्मसम्मान के लक्षण क्या होते हैं, तो आत्म संदेह, नकारात्मक सोच और असफलता का डर और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहता है। जो कोई व्यक्ति रहता है ना, कुछ करेगा नहीं, वो सोचेगा हमको वो लिख देगा तो पास हो जाएंगे, चाहे वो देगा कमा के तो हम खाएंगे, इसको निम्न आत्मसम्मान कहता है। उसका कोई आत्मसम्मान आता है। जो अपने पर कॉन्फिडेंट रहता है, हम ये चीज कर लेंगे, उसको उच्चतर आत्मसम्मान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे चलते हैं, आगे है आत्म क्षमता यानी सेल्फ एफिशिएंसी। यह अवधारणा अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। यानी आत्म क्षमता का अवधारणा किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, आत्म क्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के इस विश्वास से है कि वह किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है,
उच्च आत्म क्षमता वाले व्यक्ति कठिन लक्ष्य चुनते हैं और लंबे समय तक प्रयास करते हैं। जिसका अपने आप पर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा ना, वो कठिन लक्ष्य चुनता है और उसको भरोसा रहता है कि हम इसको पाकर ही रहेंगे। ठीक है, इसी को आत्मसम्मान होता है। ठीक है, आत्म क्षमता बोलते हैं कि उसकी क्षमता कितना है, वो कितना आगे तक जा सकता है। दूसरा है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियंत्रण व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यह दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना, यानी यह दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक करता है। कौन? आत्मनियंत्रण। अब हम किसी चीज पर नियंत्रण, एक लक्ष्य पर नियंत्रण रखें और डेली उसका तैयारी करते रहे, एक लक्ष्य का नियंत्रण रखकर, भरोसा रखकर, तो कहलाना होगा, प्राप्त होगा। क्यों? आगे है व्यक्तित्व की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी लैटिन शब्द परसोना से बना है। व्यक्ति पर्सनालिटी किससे बना है? लैटिन शब्द परसोना से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है नाटक में पहना जाने वाला मुखौटा। यानी परसोना का अर्थ क्या होता है? किसी नाटक होता है ना, उसमें मुखौटा पहनता है, उसी को बोलते हैं परसोना लैटिन भाषा में। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का वह अस्थायी और विशिष्ट पैटर्न है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है ना, यानी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का अलग विचार होता है, अलग भावनाएं होता है, उनके अंदर अलग व्यवहार करता है, सब विशिष्ट पैटर्न होता है जो उसे एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, आगे है व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? यह अपेक्षाकृत अस्थायी सुसंगत होता है। यानी यह अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत होता है। यह व्यक्ति को दूसरों से अलग पहचान देता है। यह जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों में निर्मित होता है। यह जीवन भर विकसित होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत क्या है? ये पहला है प्रकार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को कुछ विशेष श्रेणियों में रखा जा सकता है। यानी इस प्रकार सिद्धांत में लोगों को कुछ विशेष श्रेणी में रखा जाता है। पहला है शेल्डन का शरीर प्रकार सिद्धांत। शेल्डन ने क्या दिया था? शरीर प्रकार का सिद्धांत दिया था। शेल्डन ने, याद रखिएगा, शेल्डन ने दिया था शरीर प्रकार का सिद्धांत। एंडोमार्फ गोल मटोल शरीर, मिलनसार, आराम पसंद व्यक्तित्व होता है। ठीक है ना, एंडोमार्फ किसका? देखो, आदमी का शरीर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार कि कौन कौन प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला है एंडोमार्फ। एंडोमार्फ उसे कहते हैं जिसका शरीर गोल, मोटा शरीर, मिलनसार और आराम पसंद व्यक्तित्व, जिसको जो मोट रहेगा, दिखने में गोल मटोल रहेगा और ज्यादा आराम करेगा, यानी लेजी रहेगा, उसको एंडोमार्फ कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मेसोमार्फ। मेसोमार्फ वह होता है जो मांसल मजबूत शरीर, साहसी, ऊर्जावान व्यक्ति होता है। जो बॉडी बिल्डर, एक तरफ से बोल सकते हैं कि मजबूत बॉडी रहता है, मसल रहता है, साहसी रहता है, ऊर्जावान व्यक्ति रहता है, उसको मेसोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, आगे है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वह है पतला, लंबा शरीर, अंतर्मुखी विचारशील व्यक्तित्व। ये सब किस में आता है? सबको क्या करते हैं? पतला लंबा शरीर वाले को एक्टोमॉर्फ। यानी एंडोमॉर्फ में गोल मटोल शरीर रहेगा, मोटा उटा रहेगा। मेसोमॉर्फ में मसल रहेगा, मजबूत शरीर रहेगा, साहसी रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। एक्टोमॉर्फ में पतला लंबा शरीर, अंतर्मुखी विचारशील व्यक्तित्व होगा। ठीक है, तो इसका किसका है? शेल्डन के शरीर प्रकार सिद्धांत में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जुंग का प्रकार सिद्धांत। जुंग का प्रकार सिद्धांत क्या है? 2 है। पहला है बहिर्मुखी और दूसरा है अंतर्मुखी।
बहिर्मुखी वह बाहरी दुनिया और सामाजिकता में रुचि रखता है। बहिर्मुखी व्यक्ति बाहरी दुनिया के समाज में रुचि रखे, दिखना, बाहरी दुनिया में कहाँ क्या है ये सब देखना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है। आगे अंतर्मुखी आंतरिक विचारों और भावनाओं में रुचि रहता है, अपने अंतर के भावनाओं को ज्यादा महत्व देता है, आंतरिक विचारों में रुचि रखता है। ठीक है। किसके अनुसार? जुंग का प्रकाश सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा गुण सिद्धांत। गुण सिद्धांत क्या है उसको देखते हैं। गुण सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व कई अस्थायी गुणों से बना होता है, यानी व्यक्ति के अंदर अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होता है। ठीक है। जो व्यक्ति के व्यवहार करते हैं। ठीक है। और ऑलपोर्ट के 3 प्रकार के गुण हैं। ऑलपोर्ट ने 3 प्रकार का गुण दिया था: प्रधान गुण, केंद्रीय गुण, गौण गुण। प्रधान गुण क्या है? सबसे शक्तिशाली गुण, जैसे गांधी जी में सत्य और अहिंसा। इसी को क्या कहते हैं? गांधी जी में क्या था? सत्य और अहिंसा था। इसी को क्या कहते हैं? उसका गुण था सत्य और अहिंसा, सत्य बोलना और अहिंसा का समर्थन करना है। तो इसी को प्रधान गुण कहते हैं। ठीक है। दूसरा है केंद्रीय गुण। सामान्य गुण जो व्यवहार का आधार बनते हैं, इसको केंद्रीय गुण कहते हैं। इस गुण का 5 से 10 गुण होते हैं इसमें। ठीक है। तीसरा है गौण गुण। कम महत्वपूर्ण गुण, जैसे खाने की पसंद है, ये महत्वपूर्ण उतना नहीं रहता है। गौण गुण खाने की पसंद, खाने में क्या पसंद है ना पसंद है, इसको गौण गुण के केंद्र में रखा गया। आगे है कैटल का 16 पीएफ सिद्धांत, यानी 16 पीएफ सिद्धांत किसने दिया? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 16 पीएफ सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। ठीक है। का विश्लेषण द्वारा 16 मूल व्यक्तित्व गुण खोजे गया है। कैटल के द्वारा पूछेगा, पहले तो ये पूछेगा 16 पीएफ सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। ठीक है। इसके अनुसार 16 मूल व्यक्तित्व के गुण कितने होते हैं? 16 होते हैं। दूसरा है आइजेंग का पेन मॉडल। आइजेंग का पेन मॉडल विकृतिता, यानी पी से होता है मनोविकृतता, ए से होता है बहिर्मुखता, एन से होता है तंत्रिकावाद। ठीक है। इस किसने दिया था? आइजेंग ने दिया था। आगे है बिग 5 सिद्धांत। बिग 5 सिद्धांत किसने दिया? कि क्या है? यह सबसे आधुनिक और स्वीकृत सिद्धांत है, जिसमें 5 प्रमुख व्यक्तित्व आयाम है। पहला है वो से होता है ओपनेस, यानी खुलापन। ओपननेस, खुलापन। नए अनुभवों के प्रति जिज्ञासा, नया चीज के बारे में जानते हैं ना, इसी को वो में रखा गया, जिसको खुलापन बोलते हैं। ठीक है। सी में होता है कर्तव्य निष्ठ, जिसमें व्यक्ति व्यवस्थित जिम्मेदारी होता है, उसको जो जिम्मेदार से आता है ना, उसमें उसको सी कर्तव्य निष्ठ में रखा गया है। ई में रखा गया है बहिर्मुखता, मिलनसार, ऊर्जावान, जो दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्ति से ऊर्जावान रहता है, उसी को बहिर्मुखी में रखा गया है। ये से है सहमतता में सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण, यानी एन में रखा गया है तंत्रिकावाद, भावनात्मक अस्थिरता को किसमें रखा गया है? एन में। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उसी का 5 सिद्धांत दिया गया है, जो कि पढ़ा चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 भागों में बना होता है। व्यक्तित्व के 3 भाग बना होता है। पहला है ईदम, सुख सिद्धांत, यानी प्लीजर प्रिंसिपल।
तत्काल संतुष्टि चाहता है, जन्म से उपस्थित रहता है। जो इदम में कौन आता है? जो व्यक्ति जल्दी चाहेगा कि हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, जन्म से उपस्थित रहेगा, इसको इदम कहते हैं। ठीक है, आगे अहम। अहम यानी ईगो। किस व्यक्ति के अंदर बहुत ईगो रहता है ना, उसी को बोलते हैं अहम यानी ईगो। इसमें वास्तविकता सिद्धांत, वास्तविकता सिद्धांत इदम और परम अहम के बीच मध्यस्थ रहता है। ठीक है, तीसरा है अहम परमम। नैतिकता सिद्धांत समाज के नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। परम अहम कौन? परम अहम यानी समाज के नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? परम अहम। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में है। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रायड का व्यक्तित्व मॉडल हिमखंड सिद्धांत। ठीक है, पहले चेतन मन, जिसमें ईगो आता है, परम अहम आता है, ईदम आता है। और चेतन में यानी चेतन मन में आता है ईगो, और चेतन मन में क्या आता है? परम ईदम आता है। दोनों कहीं पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के चरण कितने हैं? तो इसके पहला चरण है मुख, पहले होता है मुख चरण यानी ओरल स्टेज। इसमें 0 से 1 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है ना, मुख चरण में कितने वर्ष के बच्चे आते हैं? 0 से 1 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है, दूसरा है गुद्दा चरण। गुद्दा चरण में 1 से 13 वर्ष के बच्चे आते हैं। तीसरा है लिंग चरण यानी फैलिक स्टेज। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है, चौथा है अव्यक्त चरण लेटेंसी स्टेज। इसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। पांचवा है जनन चरण। इसमें किशोरावस्था से परि किशोरावस्था से आगे वाला व्यक्ति आता है ना, सब इसमें जनन चरण में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो अहम को चिंता से बचाती है। यानी रक्षा युक्ति क्या है? अहम को यानी ईगो को चिंता से बचाती है। इसके 2 कारक होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला है दमन, रिप्रेशन। दर्दनाक विचारों को चेतन में दबाना क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। ठीक है, दूसरा है प्रक्षेपण। अपनी भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। कहे ना, वो मेरी भावनाओं का कदर नहीं किया, ये सब क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। आगे है युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या है? अस्वीकार्य व्यवहार के लिए तर्क संगत कारण देना युक्तिकरण कहता है। ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति मान लो जॉब पर से छोड़ता है तो वह उसका तर्क देगा कि हाँ मैंने क्यों यह जॉब छोड़ा है, इसलिए सब युक्तिकरण में आता है। ठीक है ना, अस्वीकार के लिए तर्क संगत कारण देना। चौथा है आगे है प्रतिक्रिया निर्माण। यह क्या है? विपरीत व्यवहार करना प्रतिक्रिया निर्माण करता है। जो वह है ना उसके बिल्कुल उल्टा व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे है उदात्तीकरण। इसमें अस्वीकार कार्य को सृजनात्मक कार्यों में लगाना क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कहलाता है। आगे है प्रतिगमन। तनाव में पहली अवस्था पहली की तनाव में पहली की अवस्था में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रतिगमन। कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, एकदम टेंशन में, और वो एक बार जब वह ठीक हो गया तनाव से पहले वाली अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसको क्या करते हैं? कहते हैं प्रतिगमन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे है मानवतावादी सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम यानी 5 स्तर। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम क्या है? 5 स्तरों पर आवश्यकताएं, जैसे पहले शरीर हो गया, तेरा बाद सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, आत्मबोध, ये सब क्या है? मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम है, जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है? पहला तो शरीर आवश्यक है, दूसरा है उस शरीर का सुरक्षा, तीसरा है प्रेम, चौथा है सम्मान, पांचवा है आत्मबोध। आगे देखते हैं। आगे है कार्ल रोजर्स का सिद्धांत क्या है? उस पदानुक्रम सिद्धांत किसका था? मैस्लो का था। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में आत्मबोध की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान आवश्यक है। ये किसने कहा था? कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है व्यक्तित्व का मूल्यांकन क्या है? पहला है आत्म प्रतिवेदन माप, जिसको इसमें आता है MMPI क्या है? माइनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटोरी। इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक विकारों की पहचान। क्या किसमें आता है? MMPI में आता है। नीचे उसके नीचे है NEO-PIR, बिग 5 व्यक्तित्व आयामों का मापन क्या कहलाता है? ये सब आता है NEO-PIR में आता है। बिग 5 सिद्धांत पूछेगा किस में आता है, चाहे ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन में देगा NEPIR, इनमें से कौन सा आता है, तो ऑप्शन में देगा बिग 5 सिद्धांत, 16 PF, चाहे दे देगा कुछ भी ऑप्शन में, ये सब मारना होगा। ठीक है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। आगे है 16 PF। 16 PF सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। कैटल के 16 व्यक्तित्व कारणों का मापन क्या कहलाता है? 16 PF कराया था। आगे की ओर चलते हैं। आगे है प्रक्षेपी तकनीकें। रोरसाख स्याही धब्बा परीक्षण। 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया हेरमन रोसार्क दवा द्वारा विकसित होता है। ठीक है, आगे टैट टेस्ट। अस्पष्ट चित्रों पर कहानी बनाना हेनरी मॉरे द्वारा विकसित किया गया है। यानी इसको टैट को किसी ने विकसित किया था? हेनरी मॉरे। और रोसार्क स्याही दवा का विकसित किसने किया था? हेरमन रोसार्क द्वारा विकसित किया गया। तीसरा है रोजन बेग। PFS का विकास किसने किया था? इसका कारण क्या है? निराशजनक परिस्थितियों में प्रतिक्रिया जांचना PFS कहलाता है। ये सबके पूरा नहीं पूछेगा, इनके पूछेगा कि किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, आगे है व्यवहार रेटिंग और साक्षात्कार। व्यवहार रेटिंग क्या है? दूसरे लोग व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, व्यक्ति बातचीत द्वारा व्यक्तित्व का आकलन करना। यानी जो किस जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं साक्षात्कार। इसमें व्यक्ति बातचीत के द्वारा तुम्हारे गुणों को परखा जाएगा, तुम्हें जांचा जाएगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है जैविक कारक। आनुवांशिकता, मस्तिष्क की संरचना, शारीरिक बनावट, ये सब किसमें आता है? जैविक कारक में आता है। दूसरा है पर्यावरणीय कारक। परिवार, विद्यालय, साथी, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, ये सब किसमें आता है? पर्यावरणीय कारक। ये सब व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे मनोवैज्ञानिक कारक। व्यक्ति के अनुभव, सोचने का तरीका, आत्मबोध, ये सब आता है मनोवैज्ञानिक कारक में। ठीक है, आगे देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
इस सबको तनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है महत्वपूर्ण शब्दावली में, पहला है आत्म, सेल्फ के बारे में पढ़े हैं। व्यक्ति अपने बारे में मानसिक, व्यक्ति का खुद के अपने बारे में क्या मानसिक छवि है उसके बारे में पढ़े हैं। दूसरा है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी व्यवहार, विचार और भावनाओं का स्थायी पैटर्न है। तीसरा है आत्मसम्मान, अपने बारे में किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है, आत्मसम्मान कहलाता है। आत्म क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता में विश्वास क्या कहलाता है, आत्म क्षमता कहलाता है। तो तब ईडम आईडी यानी ईदम के बारे में पढ़े, तब अहम यानी ईगो के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। ईदम में आता है व्यक्तित्व का आदिम अचेतन भाग, सुख सिद्धांत। और अहम में आता है यानी ईगो में आता है वास्तविकता पर आधारित मध्यस्थ भाग। ठीक है। फिर आगे बढ़े हैं परम अहम। परम अहम, परम अहम में नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधि भाग आता है। दमन में फिर पर है दमन, दमन में दर्दनाक विचारों को अचेतन में दबाना है। किसी के अंदर देखा कितनों दुख रहेगा लेकिन वो बाहर दिखाएगा नहीं, अपने मन में बसा के रखेगा, इसके बारे में पढ़े। ओकरा बाद पढ़े हैं ओशियन के बारे में, 5 बिग सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं। व्यक्तित्व मॉडल यानी OCEAN के बारे में पढ़े हैं। और लास्ट में पढ़े हैं टैट, हेनरी मरे द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो इस सब को आप रिवीजन कर लीजिएगा। और यकीन मानिए जब एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को शुरू से फिर देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लीजिएगा ना कॉपी में, तो बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन करने के लिए। वरना वीडियो देख के हो जाता है तो याद कर लीजिए, क्या कि साइकोलॉजी ना थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ता है व्यक्ति को। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर कीजिएगा। ठीक है।